अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि हमें मालूम है, हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। चाहे कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हो या फिर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हों, इन सब के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी ये एनर्जी फूड से हासिल करती है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि लार्ज फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होके सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, लाइक ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। फिर वो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ये हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ जाकर रिस्पायरेशन का अमल होता है। अब रिस्पायरेशन क्या है? Respiration is a biochemical process during which simple carbohydrates like glucose are break down to release energy. रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोस है वो ब्रेक डाउन होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। रिस्पायरेशन इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इनवॉलेंट्री से मुराद ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। रिस्पायरेशन हमारे इख्तियार में नहीं होती, ये हम खुद से सोच के नहीं कर रहे होते। हम सांस लेने से पहले सोचते नहीं है कि हमें सांस लेना है या नहीं। हर सांस से पहले हम सोचते नहीं, हमारी बॉडी नहीं सोचती। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। जो ऑटोमेटिक होते हैं वो इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस कहलाते हैं और इन्हें हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो होता है वो रेगुलेट कर रहा होता है। इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस जितने भी हैं उन सबको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट ब्रीदिंग। सांस लेने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ता। रिस्पायरेशन जो है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। दो टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है उसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होके माइक्रो मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे, लाइक स्टार्च ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में चेंज होगा। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा। उसके बाद रिस्पायरेशन जो है ये सेलुलर लेवल पर होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हर सेल में चले जाते हैं। अब सेल के अंदर ये रिस्पायरेशन होती है और सेल के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसलिए ये जो रिस्पायरेशन का अमल है ये सेलुलर लेवल पर होता है। रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होती है एन एरोबिक रिस्पायरेशन। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। एन एरोबिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, ऑक्सीजन के बगैर रिस्पायरेशन होती है। और यहाँ पर जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें ऑक्सीजन का होना लाजमी है। आम तौर पर जो सेलुलर लेवल पर रिस्पायरेशन होती है हमारी बॉडी में वो एरोबिक रिस्पायरेशन ही होती है। एन एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये कंडीशनली होती है। कभी कभार जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को एन एरोबिक रिस्पायरेशन करनी पड़ती है। एरोबिक रिस्पायरेशन में फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। फूड के अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ होती है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन शामिल हो जाती है फूड में, फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। उसके बाद एन एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये इसमें भी फूड ब्रेक डाउन होता है लेकिन विदाउट ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या रनिंग कर रहे होते हैं तो हमारा सांस फूलने लग जाता है, हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। तो हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन के बगैर ही रिस्पायरेशन करती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ नहीं होती। इस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमारी बॉडी में पेन और क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। इस कंडीशन को फटीग कहते हैं।
फिर लैक्टिक एसिड को ब्रेक करने के लिए एडिशनल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर हम लंबे लंबे सांस जब लेते हैं तो फिर ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है और लैक्टिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और इस प्रोसेस को ये जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, एडिशनल ऑक्सीजन यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है लैक्टिक एसिड को ब्रेक करने के लिए, ये ऑक्सीजन डेप्थ कहलाती है। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन जो है ये ज़्यादातर ये मोस्टली फंजाई और बैक्टीरिया में होती है। फंजाई और बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होती है। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन को विनेगर बनाने के लिए, चीज़ और ब्रेड वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस। रिस्पिरेशन के अमल में 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला है ब्रीदिंग और दूसरा होता है गैसेस एक्सचेंज। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने का अमल। ब्रीदिंग जो है ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। इसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी खारिज करती है। टेकिंग इन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इनहेलेशन कहलाती है और इसको इंस्पिरेशन भी कहते हैं। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं उसको एक्सहेलेशन कहते हैं और एक्सपायरेशन भी कहा जाता है इसको। उसके बाद आ जाता है गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस। गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या है? The exchange of gases between alveoli and blood capillaries is called gaseous exchange. जब गैसेस एक्सचेंज होती हैं अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान में, अल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जब गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज होती हैं, तो इस प्रोसेस को गैसेस एक्सचेंज कहा जाता है। चलिए फर्दर देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पेयर्ड ऑफ लंग्स पर मुश्तमिल होता है और एयर पासेज वे, जहाँ से एयर दाखिल होती है, पूरा रास्ता इस पर मुश्तमिल होता है, इस रास्ते पर मुश्तमिल होता है और पेयर ऑफ लंग्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हमारे पास नेज़ल कैविटी होती है। नेज़ल कैविटी में सबसे पहले एयर इंटर होती है, उसके बाद यहाँ पर फेरेंक्स आ जाता है। फेरेंक्स क्या करता है? फेरेंक्स का काम होता है माउथ और नेज़ल कैविटी को लैरिंक्स और ओसोफेगस से जोड़ना। तो फेरेंक्स के बाद आ जाता है हमारे पास ये ट्रैकिया। ट्रैकिया की बिगनिंग पर लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं और ग्लोटिस के साथ ही यहाँ पर ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये एपिग्लोटिस है। ये एपिग्लोटिस है और ये फूड को लैरिंक्स में इंटर होने से बचाता है ताकि फूड सांस की नाली में ना चला जाए, और ये बहुत ख़तरनाक होता है, इससे डेथ भी हो सकती है। तो ये एपिग्लोटिस है, ये फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। उसके बाद ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया कार्टिलेजिस बोन से बना होता है और ये सी शेप्ड का होता है। उसके बाद यहाँ पर आके ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 2 डट्स में, 2 नालियों में डिवाइड हो जाता है। ये जो 2 नालियाँ हैं ये ब्रोंकाई कहलाती हैं। सिंगुलर इसका ब्रोंकस है, ये एक ब्रोंकस कहलाएगी। ब्रोंकस फर्दर आगे जाके बहुत सी बारीक बारीक नालियों में चेंज हो जाती हैं। इन बारीक नालियों को ब्रोंक्यूल कहते हैं और हर ब्रोंक्यूल के एंड पर एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको अल्वियोलाई कहा जाता है। अल्वियोलाई जो है वो पूरा कैपिलरीज से सराउंडेड होता है और कैपिलरीज में ब्लड होता है। उस ब्लड में से अल्वियोलाई से गैसेस एक्सचेंज होती हैं आपस में, ये यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। उसके बाद चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे डायफ्राम होता है। ये एक लेयर होती है मसल्स की, इसको डायफ्राम कहते हैं। जब सांस लेते हैं, जब ब्रीदिंग हो रही होती है, तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये चेस्ट कैविटी को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है।
उसके बाद थोड़ा सा हम लंग्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। लंग्स सॉफ्ट स्पंजी पिंकिश अपीयरेंस में ये पिंकिश होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और ये स्पंजी बलून टाइप होते हैं। रैप्ड इन टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स में ये रैप होते हैं। 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में फ्लूइड पाया जाता है। ये फ्लूइड जो है ये ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, मतलब इनको आपस में रगड़ खाने से रोकता है ताकि आसानी से सांस लिया जा सके। उसके बाद लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज। लंग्स जो हैं ये हड्डियों के एक पिंजरे में, बोनी केज में ये इनक्लोज होते हैं। ये जो बोनी केज है ये 12 रिब्स पर, पेयर ऑफ रिब्स पर, मतलब 12 पेयर ऑफ रिब्स, टोटल 24 पसलियों पर मुश्तमिल होता है। और दरमियान में स्टर्नम, एक और हड्डी होती है, बोन होती है स्टर्नम, वो दरमियान में होती है और उसकी साइडों पर, एक साइड पर 12 होती हैं और दूसरी साइड पर भी 12 रिब्स होती हैं। टोटल 24 रिब्स और एक स्टर्नम पर मुश्तमिल होता है ये बोनी केज। उसके बाद लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम। जो रिब्स हैं, रिब्स के नीचे एक शीट होती है मसल की जो डायफ्राम कहलाती है। डायफ्राम का काम होता है थोरैक्स यानी सीने को, एब्डोमेन, पेट से अलग करना। और डायफ्राम जब सांस लेते हैं तो भी ये मूव करता है। ईच लंग इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई। एक लंग में लाखों की तादाद में अल्वियोलाई होते हैं। इसके बाद है ट्रैकिया। नेज़ल सैक्स ओपन इनटू अ लॉन्ग ट्यूब ट्रैकिया। नेज़ल सैक जो है ये ट्रैकिया में ओपन होते हैं। इसकी बिगनिंग में एक बॉक्स होता है जिसको लैरिंक्स कहते हैं। इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ट्रैकिया की बिगनिंग में लैरिंक्स पाया जाता है। लैरिंक्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। लैरिंक्स को साउंड बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स की ओपनिंग जो है वो ग्लॉटिस कहलाती है, जिसकी एक लिड होती है। ग्लॉटिस की एक लिड होती है जो एपिग्लॉटिस कहलाती है। इसका काम क्या होता है? लैरिंक्स को कवर करना। ट्रैकिया हैज़ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ट्रैकिया की सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ये जो रिंग्स हैं ये कुछ इस टाइप की होती हैं, ऐसे करके ये रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स ये कहलाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं ब्रोंकाई। ट्रैकिया आगे 2 डट्स में डिवाइड होता है जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। एक ब्रोंकस जो है ये एक ब्रोंकस जो है वो लेफ़्ट लंग में जाता है और दूसरा जो है वो राइट लंग में जाता है। इट ब्रेक्स अप इनटू मैनी डट्स और ब्रोंक्यूल्स। ये आगे जाके और भी बहुत सी बारीक बारीक डट्स में, स्मॉलर डट्स में डिवाइड हो जाती हैं और जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल, ईच ब्रोंक्यूल इज़ वेरी थिन। एक जो ब्रोंक्यूल है वो बहुत बारीक सी ट्यूब होती है जो एयर सैक्स में ओपन होती है। बल्ब नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं एयर सैक्स, हवा के छोटे छोटे बल्ब नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें ये ओपन होती है जिनको अल्वियोलाई कहा जाता है। अल्वियोलाई क्या है? ईच अल्वियोलस इज़ आर रेस्पिरेटरी सरफेस। एक अल्वियोलस जो है सिंगुलर अल्वियोलस कहलाता है, प्लूरल अल्वियोलाई। जो एक अल्वियोलस होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, मतलब यहाँ पर रिस्पायरेशन होगी, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होंगी। ये सरफेस प्रोवाइड करेगा जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो पाएंगी। अल्वियोलस में आके ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है और ब्लड स्ट्रीम से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलस में आ जाती है। इट्स अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ओनली 1 लेयर ऑफ सेल्स। ये पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है और ये सिंगल सेल की सिंगल लेयर से
बना हुआ होता है ताकि गैसेस आसानी से एक्सचेंज हो सकें। इतनी थिन लेयर होती है ताकि गैसेस को एक्सचेंज होने में हेल्प हो सके। सराउंडेड बाय आर डेंस कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क से ये सराउंडेड होता है ताकि उन कैपिलरीज़ में जो ब्लड है, कैपिलरीज भी बहुत बारीक होती हैं, थिन लेयर से बनी होती हैं और आसानी से ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलस में आ जाती है और अल्वियोलस में जो फ्रेश ऑक्सीजन है जो ब्रीदिंग के ज़रिए हमारी बॉडी में दाखिल हुई थी, ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है। ऐसे यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इन ईच अल्वियोलस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। अल्वियोलस में एयर होती है और कैपिलरीज़ में ब्लड होता है। ये एयर और ब्लड में, एयर में ऑक्सीजन होती है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एयर अपनी ऑक्सीजन ब्लड में शामिल कर देती है और ब्लड में से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्वियोलस में आ जाती है। ऐसे इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। लंग्स कैन बी फिल्ड विद 3 लीटर्स ऑफ एयर बट वी यूज़ ओनली हाफ लीटर। लंग्स जो हैं उनमें इतनी स्पेस होती है, इतने अल्वियोलस होते हैं कि वहाँ उसके अंदर 5 लीटर्स एयर जो है वो फिल की जा सकती है, लेकिन हम सिर्फ हाफ लीटर एयर इस्तेमाल करते हैं। फ्लो चार्ट के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले एयर नॉस्ट्रल्स में दाखिल होती है, उसके बाद फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स में आती है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद ट्रैकिया में, कार्टिलेजिनस बोन से बना होता है ये। उसके बाद ट्रैकिया आगे 2 डट्स में डिवाइड होता है जिसको ब्रोंकस कहते हैं, दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहेंगे। ब्रोंकाई के बाद एयर दाखिल होती है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद अल्वियोलाई में और यहाँ पे आके ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है अल्वियोलाई से ब्लड में, अल्वियोलाई में से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है ऑक्सीजन और ब्लड में से अल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और जो ऑक्सीजन है वो आगे ब्लड में से होती हुई तमाम बॉडी सेल्स में चली जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में आ जाती है तो अल्वियोलाई से दोबारा ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंक्स में, लैरिंक्स से फेरेंक्स में और फेरेंक्स के बाद नॉस्ट्रल्स में चली जाती है। उसके बाद आ जाते हैं वर्ड इक्वेशन पे। वर्ड इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। वर्ड इक्वेशन जो है वो सारे प्रोसेस का निचोड़ होती है। तो जब ऑक्सीजन ग्लूकोज में ऐड की जाती है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, मतलब ऐड किया जाता है ऑक्सीजन को, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये बाय प्रोडक्ट हैं और जो एनर्जी है इसको हमारी बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल कर लेती है। और ये था हमारा पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस।